अगर हम 2014 को एक ऐसी स्थिति के रूप में माने जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो उसके पहले की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति और उसके बाद की राजनीति में मुस्लिमों की स्थिति को हम किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो घोषित रूप से मुसलमान विरोधी विचारधारा पे चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो राजनीतिक भुजा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मान के चलता है कि देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो हिंदू की व्यापक परिभाषा में उनके मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुसलमानों को भी शामिल कर लिया है। यानी वो कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है और भारत के मुसलमान भी उसी जीवन शैली के वाहक हैं और सबका डीएनए एक है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन ये तो बातें हैं, बातों को आप अलग रख दीजिए। एक है संगठन सकल हिंदू समाज और दूसरा है हिंदू आक्रोश मोर्चा। ये दोनों संगठन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी लाखों लाख हिंदुओं की रैलियां निकाल चुके हैं, जो कि लव जिहाद और इस तरह के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिक मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द हुई हैं। ये बात सही है कि ये सकल हिंदू समाज और हिंदू आक्रोश मोर्चा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य नहीं है, ये संघ परिवार के नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ परिवार के स्वयंसेवक और संघ परिवार के मोर्चा संगठनों के स्वयंसेवक के सदस्य भी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो साफ बात है कि जो मंच से बात की जाती है, व्यवहार में वो नहीं है। व्यवहार में एक मुसलमान विरोधी राजनीति लगातार बिना रुके हुए विभिन्न मंचों से बदल-बदल कर बातें करते हुए की जाती है। तो मुसलमान 2014 के बाद से लगातार अपने आप को कोने में धकेला जाते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब शायद एक आध कहीं मुसलमान को कभी वो टिकट देती है, वरना आमतौर पर मुद्दतों तक किसी भी मुसलमान को टिकट देने से लगातार इनकार किया और उसका तर्क ये होता था कि मुसलमान जब हमें वोट ही नहीं देते, तो हम मुसलमान को टिकट क्यों दें? तब उनसे जवाब में ही कहा जाता था, जब मुसलमानों को आप टिकट ही नहीं देते, तो मुसलमान आपको वोट क्यों दें? तो पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा होगा, इस बात को ये इस तरह की बहस थी। लेकिन इस तरह की बहस से काम नहीं चलता है। ये बात अपने आप में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू बोलबाले की राजनीति करती है। वो मानती है कि अगर हम 45 से 50% हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे, तो मुसलमान वोटों की जो राजनीतिक एफिकेसी है, मुसलमान वोटों की राजनीतिक प्रभावकारिता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। और एक बार जब मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता समाप्त हो जाएगी, यानी मुसलमान वोट सत्ता और चुनाव को प्रभावित करने में अक्षम हो जाएंगे, उसके बाद हम बड़े आराम से मुसलमानों के साथ में बैठकर एक समझौता करेंगे कि भाई आपके क्या-क्या नागरिक अधिकार हैं, आप कहिए तो हम आपको दिए देते हैं। क्योंकि हम आपको नागरिक अधिकार देने से इनकार नहीं करते, लेकिन जो एक राजनीतिक हस्ती के तौर पर एक मुसलमान की जो इच्छाएं हैं और वो अपने वोट से सत्ता को प्रभावित होते देखना चाहता है, बड़े पैमाने पर की गई हिंदू गोलबंदी के कारण वो इच्छा उसकी परवान नहीं चढ़ती और ये चुनाव दर चुनाव हो रहा है। खासतौर से उन इलाकों में हो रहा है जिन इलाकों में जो इलाके भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे पहले गुजरात में ये घटित हुआ, अब उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है और भी कई दूसरे इलाकों में घटित हो रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा सारे देश में घटित नहीं हो रहा है। अगर हम ये मानेंगे ऐसा सारे देश में घटित हो रहा है, तो गलती होगी। आप देखिए दिल्ली की विधानसभा चुनाव में ऐसा घटित नहीं होता है। मुसलमान वोट हिंदुओं के एक प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, जिनको हिंदू समाज भी पसंद करता है, उनको पसंद करते हैं और दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हैं यहाँ पर। उसी के साथ में आप बिहार में देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुसलमान खड़े होते हैं, जो मुख्य तौर पर यादवों की पार्टी है, यादव जो कि हिंदू समाज के सदस्य हैं, या पिछड़ी जातियों की पार्टी है, जो ज़्यादातर उसमें हिंदू समाज के सदस्य होते हैं, हालाँकि मुसलमानों में भी पिछड़ी जाति के लोग होते हैं और बड़े पैमाने पे होते हैं। तो वहाँ पर मुसलमान इन लोगों के साथ जुड़कर अपना मतदान करते हैं और पिछली बार तो तेजस्वी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठजोड़ को हरा ही दिया होता और अब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ गए हैं, तो अब तो मुसलमान और भी ज्यादा उत्साहपूर्वक उनको वोट करेंगे, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई पड़ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन परास्त कर सकता है। इसी तरह आप दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में भी मुसलमान वोटों की एफिकेसी कायम है। दक्षिण भारत में भी मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता कायम है।
और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमान वोट अपने सही सामाजिक समुदायों के साथ जब गठजोड़ करते हैं तो उनकी राजनीतिक प्रभावकारिता उन्हें हासिल होती है। हुँ, तो ये सारे देश में अलग-अलग स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, यानी जहां जिन इलाकों को उसने गुजरात को फिर उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पे बनाया है, वहां पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां से सीटें बहुत ज्यादा संख्या में जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सीटें 80 की संख्या में जाती हैं और वहां मुसलमानों की आबादी करीबन देश की आबादी से ज्यादा है। देश में आपने 14 दशमलव कुछ बताया, हुँ, लेकिन वहां मुसलमानों की 20 आबादी करीबन 20% के आसपास है। तो वहां पर दिक्कत होती है। हुँ, इस बात से काफी उलझन होती है वहां हुँ, पर। एक ज़माना था जबकि कांग्रेस को लगातार मुसलमान वोट देते थे, तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि मुसलमानों को वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो गई। मुझे लगता है पिछले 40 साल से मुसलमानों ने एक वोट बैंक की तरह किसी पार्टी को वोट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो वोट ज़रूर करते हैं और उसमें भी उनके बहुत सारे वोट बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 2022 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था और दिल्ली विधानसभा के जो कुछ चुनाव हुए हैं, इन सब पे अगर आप गौर करें, तो आप पाएँगे कि इन चुनावों में मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण हुआ मुसलमान वोटों का, वो बड़े प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ। लेकिन बाकी सब चुनावों में इतना प्रभावी ध्रुवीकरण नहीं होता है। मुसलमान वोट कई तरह से कई पार्टियों में बँट जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुसलमान वोट बँटते हैं। कांग्रेस को कम वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिलता है, थोड़ा-सा उससे कम बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी को भी बिल्कुल वोट नहीं मिला क्योंकि उसने भी चुनावी मुहिम ही ठीक से नहीं चलाई। तो सारे के सारे वोट अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की झोली में चले गए। लेकिन इस तरह की असाधारण गोलबंदी मुसलमानों की, ऐसा असाधारण ध्रुव कम देखने को आया है। तो ये है मुसलमान वोटों की स्थिति और उनकी प्रभावकारिता को समाप्त करने का जो मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का, हुँ, उसको हम लगातार कारगर होते हुए देख रहे हैं, खास तौर से उन क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है। हुँ। एक जो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी का इस रूप में जब उदय नहीं हुआ था और बाकी दल विशेष रूप से कांग्रेस का बोलबाला था या उसका उसकी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तब भी मुस्लिमों को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के बजाय जिसे बार-बार भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कहती है, उस रणनीति की तरफ कांग्रेस ने ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे देखिए, ये भाजपा का फ़िक्रा है तुष्टीकरण। हुँ, हमें उस फ़िक्रे को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि भाजपा ने फ़िक्रा दे दिया है तुष्टीकरण, तो हम भी इस तुष्टीकरण बोलने लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण कब हुआ है? मुसलमानों का तुष्टीकरण होता तो मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलते, मुसलमानों को शिक्षा में उनकी बड़े पैमाने पर मौजूदगी होती, उसके लिए उसे उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता। या अब देखिए मान लीजिए हज पे जाने वाले मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है। या उनके जो धार्मिक अधिकार, उनके जो मज़हबी अधिकार हैं, उन मज़हबी अधिकारों की सुरक्षा का राज्य वायदा करता है। तो देखिए, ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। हुँ, संविधान में व्यवस्था है कि जो समुदायों के जो सांस्कृतिक अधिकार होंगे, उन सांस्कृतिक अधिकारों की परवाह भारतीय राज्य को करनी होगी। इसी दृष्टि से भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है और पश्चिमी संविधान वेत्ता जो हैं, इसीलिए भारत के संविधान की आलोचना भी करते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर सामुदायिक अधिकारों को भी प्रमुखता दी गई है। तो ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। हुँ, हुँ, भारतीय राज्य की ये ज़िम्मेदारी बनती है। अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीय राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखती है, उसके हाथ में है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों के नागरिक अधिकारों की और मुसलमानों के मज़हबी अधिकारों की और उनके अन्य सांस्कृतिक अधिकारों की, शिक्षा में उनकी भागीदारी की, इन तमाम बातों का वो सम्मान करे। जी, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ तर्क भी आते हैं, उनके कुछ तर्क वाजिब भी हैं। जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी जो योजना है, यानी जो उनकी सब्सिडी स्कीम्स हैं, उन सब्सिडी स्कीम तो हम इस आधार पे तो उसका लाभ वितरित नहीं करते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। अगर मुफ्त अनाज की एक श्रेणी है कि इस आमदनी के लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, तो अगर उस श्रेणी में हिंदू आते हैं, तो हिंदुओं को ही मिलता है और मुसलमान आते हैं, तो मुसलमानों को ही मिलता है। और वास्तव में इस तरह की श्रेणियाँ तो बनाई नहीं जा सकती कि उसमें श्रेणी बनाने से ही मुसलमान उससे अलग हो जाएँ। तो इस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे ख्याल से मोटे तौर पे सही कहती है।
संघ परिवार और भाजपा को जो दिक्कत है मुसलमानों से वो ये है कि जब वो लोग राजनीति करते हैं और राजनीतिक दावेदारियां करते हैं, तो उस वक्त उनकी दावेदारियां हिंदुओं के बराबरी की वाली होती हैं। हुँ, मतलब वो चाहते हैं कि जितना हिस्सा हिंदुओं को मिले उतना ही हिस्सा हमको मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी को जो आपत्ति है उसको सही तौर पे समझने की हमें ज़रूरत है। भले ही उस बात को ना कहें, तो वो समान वो प्रतिनिधित्व की दावेदारी से आगे जाकर वो पैरिटी की या समकक्षता की दावेदारी करते हैं। और भाजपा का आरोप ये है कि उसके पीछे मानसिकता ये होती है कि कभी हम इस मुल्क के हुक्मरान थे, सदियों तक हम हुक्मरान थे, इसलिए हम ये दावेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये बहस जो है, बहस का असली रंग ये है, हुँ। भले ही मंच से कुछ और कहा जाए।